नमस्कार साथियों, मैं उन्नीस त्रिपाठी फिर एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ आपके बीच आया हूं और चाहूँगा कि जो भी नए लोग अगर आते हैं, वीडियो से जुड़ते हैं, तो उन सब लोगों से निवेदन है कि कम से कम एक बार आप सब्सक्राइब कर लें। और पुरानी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, जो मशीन कैसे चलाना है, टिकट कैसे बनाना है, या जो नए कंडक्टर आ रहे हैं, तो चाहे परिचालक जो भी आ रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारियाँ पीछे कई सारे वीडियो में है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस समय 2-3 चीज़ों पर मैं मेन फोकस डालने के लिए आया हूं। तो अभी एक भर्ती के लिए बहुत चर्चा है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंच रहा है, तमाम लोग खबरों में भी देख रहे हैं, और परिवहन मंत्री का बयान है और पेपर में निकला हुआ है। तो इसकी पुष्टि हम कर सकते हैं और पुष्टि नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि परिवहन मंत्री द्वारा बार बार ये भर्तियां निकालने की प्रक्रिया में कई बार कहा गया और अभी तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अगर पेपर की कटिंग है, पेपर की कहानी है, तो उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सोचते हैं कि अगर कोई नया वीडियो नहीं डालते हैं तो क्या बात है, क्या मामला है। तो पूरी सच्चाई नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको मैं सूचित कर रहा हूँ कि 2252 लोगों की भर्ती का एक पेपर कटिंग है जो वायरल हुआ है और घूम रहा है सभी जगह ग्रुपों में कि ये भर्ती निकल गई है परिवहन विभाग में, जिसमें 1649 जो है संविदा परिचालकों की है, उसमें 50 ARM यानी सहायक क्षेत्र प्रबंधक का है। ये सब चीज़ें हैं, तो उसको पूरा डिटेल में बताने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक वीडियो है जो परिवहन विभाग में आए दिन ये समस्या है कि किसी भी कारखाने में हमेशा पानी लग जाता है और चालक परिचालक किस तरह परेशान होके और किस तरह तेल भराते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि पैंट ऊपर करके जाना पड़ता है, और ख़ासकर बरसातों में, क्योंकि कारखाने की स्थिति हर जगह बहुत ख़राब है। चाहे गोरखपुर ले लीजिए, किसी भी डिपो में जाएंगे जहाँ पे बसों का रख रखाव होता है, जहाँ तेल भराया जाता है। इसको मैंने ट्विटर के माध्यम से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाया था, परिवहन मंत्री तक भी मैंने भेजा था, लेकिन अभी तक कोई सटीक उत्तर और जवाब नहीं आया है। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपसे उन तमाम फ़ोटो को शेयर करूंगा जो आप देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, वाकई परिवहन विभाग की स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसे कंडीशन में मिस्त्री किस तरह पंचर बनाएंगे, किस तरह बसों का रख रखाव करेंगे, किस तरह बसों की व्यवस्था करेंगे। पिछले बार एक बार की घटना है, जो बरसात के समय की घटना है, जब एक व्यक्ति जो है छाता लेकर बस में बैठा था और जो है मैकेनिक पे कार्रवाई हो गई, और तमाम ऐसे लोगों पे कार्रवाई। मेन जो होता है, आप किसी भी शहर में जाएंगे जहाँ पे नालियों की सफाई कम होती है और जब बरसात आता है तो पानी भर जाता है, तो लोग कहते हैं नाली सफाई नहीं हुआ। जब हम जान रहे हैं इस व्यवस्था को कि बरसात आने वाली है, तो वाइपर की ज़रूरत है, हर बसों में वाइपर की ज़रूरत है। आप देखेंगे बहुत सारे बसों में वाइपर की स्थिति बहुत ख़राब है, डंडी लगी है, अंदर का जो उसका रबड़ होता है वो घिस गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम चाहें तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं, तमाम लोग साथ समस्याएं हैं, बताते हैं लोग, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो मैं चाहूँगा कि उन सब चीज़ों को मैं अभी थोड़ा फ़ोटो के माध्यम से भी दिखा दूँगा, और एक वीडियो जो आया हुआ है उसको भी मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये कंडीशन है। मैं तो कई जगह जानबूझकर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, देख कर शर्म लग रही है कि परिवहन विभाग की ये स्थिति है कि यहाँ पे बरसात के समय बसों पे चढ़ने के लिए अगर चालक चाह रहे हैं तो जूता निकालिए, हाथ में लेके जाइए, उसके बाद बैठिए। इतनी गंदा व्यवस्था है पानी की, मतलब क्या बताया जाए। इसको देखिए वीडियो को, फिर आगे भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। और एक और ख़ास बात जो है, उसमें एक परिचालक हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, ट्विटर पे उनकी शिकायत कर दी गई है परिवहन मंत्री को और या MD साहब को, जिसमें 500 कटौती उनकी हो गई है। एक और वीडियो है जिसमें उनको ड्यूटी से रोक दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको पूरा विस्तार से बताने में समय लगेगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जानेंगे नहीं कि दर्द क्या होता है किसी चालक का, किसी परिचालक का, क्या किन परिस्थितियों से अगला जो है काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरा विस्तार से जाएंगे। पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। भाइयों, साहिबाबाद डिपो का जहाँ डीजल लिया जाता है, वहाँ की स्थिति ये है कि पानी से पूरा जलमग्न हो गया है, और जो राजधानी बस सेवा की जो साइलेंसर है वो पूरा पानी में डूब गया है। और हमारे जो डीजल भरने वाले भाई जी लोग हैं वो पानी में डूब के आ रहे हैं, पानी में पैर लाद के जा रहे हैं। और कंडक्टर की हालत ये है कि अगर इनका बैग गिर जाए तो रुपया भी पूरा नोट से भीग जाएगा, और जो टिकट दिया है वो भी भीग जाएगा। फिर बाद में होगा कि रिकवरी करो, मशीन तो भीगेगा, अलग से भीगेगा, और कोई कहीं रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, कहीं से कोई आप अंदर नहीं आ सकते इसका ऑफिस में। ये स्थिति है। और ये अधिकारियों की व्यवस्था क्या कहा जाए, आंख मूंदे हुए हैं, इनको भी शर्म नहीं आ रही कि कुछ एडवांस में व्यवस्था करें, कैसे कोई आने जाने वाला है। धन्यवाद।
जैसा कि आपने अभी वीडियो देखा है, जो अभी मैं कहानी सुना रहा था, उसी कहानी का एक तहत का एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जो मेन उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने का केवल और केवल मात्र मकसद ये है कि परिवहन विभाग में 2252 पदों पर जल्द होगी भर्ती। ये पेपर की कटिंग है, आए दिन पेपर में निकल रहा है। हमको लग रहा है कि कई सालों से ये कहानी, 2 साल से तो ये कहानी चली रही है, जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और जब से वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें तमाम पदों के बारे में दिया हुआ, ये पेपर की कटिंग है भाई साहब, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग का पुख्ता कोई आदेश नहीं है या पुख्ता कोई सबूत नहीं है, पुख्ता कोई कहानी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुख्यालय का पेपर में निकला हुआ तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी उसी के आधार पर ये पेपर वाले निकालते हैं। और इनको मानना भी चाहिए कि पेपर में जो दिया जाता है कभी गलत नहीं होता है। दोनों बातें को मैं स्वीकार करता हूं। तो परिवहन विभाग में 2252 पदों की भर्ती जल्द होगी, जिसमें परिवहन मंत्री द्वारा ये कहा गया है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यानी कि ARM पद पे जो है 50 लोगों की भर्ती होगी, वो भी संविदा पर होगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि परिवहन विभाग में संविदा पर भर्ती हो रही है। अरे भाई, इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आप परीक्षा लीजिए, लोगों की भर्ती करिए और अच्छे से अच्छे ARM को दीजिए, जो भ्रष्टाचारी ना हो, घूसखोरी ना करे और ईमानदारी से परिवहन विभाग को आगे बढ़ाए। ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता है परिवहन विभाग में। तो मैं अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अच्छे लोगों की भर्ती करिए। अगर संविदा पे रखेंगे तो संविदा पे हमको लग रहा है 90% कौन आएंगे, वही जो आएंगे घूस दे के आएंगे और उसके बाद फिर वसूली करना शुरू कर देंगे। और सब लोग जानते हैं कि परिवहन विभाग में किस तरह वसूली की जा सकती है। ये वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले पहचानने वाले वीडियो देखते हैं। तो कृपया मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो आप सच्चाई जानते हैं वही सच्चाई मैं कहने की हिम्मत रखता हूं, और उसका कारण केवल आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद है। नहीं तो मैं इतना सब कुछ नहीं कह पाता जो मुझे कहना पड़ रहा है। तो अगर ARM की भर्ती आप कर रहे हैं 50 ARM की और 6 सहायक वित्त पदों पे भर्ती हो रही है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आपसे संविदा पर भर्ती न करें। संविदा पर हम लोगों को विकलांग न बनाने का प्रयास करें, हम लोग को और गटर में न ढकेलने का काम करें। बहुत सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप ऐसी स्थिति न पैदा करें कि आने वाले समय में पूरा विभाग को, जैसे लोग संविदा के चालक प्रचालकों को यही समझते हैं कि ये सब लूट रहे हैं, सब ये सब ऐसे कर रहे हैं, सब मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं सब, लेकिन कोई ये हमारे दर्द को नहीं समझता कि हम बारिश में भीग कर जाते हैं, उसके बाद भी ड्यूटी करते हैं, ओला पड़ता है तब भी जाते हैं, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, 24 घंटा हम लोग 365 दिन लगे रहते हैं। परिवहन विभाग में संविदा चालक प्रचालक के पद पर जो काम करने वाले लोग हैं 24 घंटा लगे रहते हैं, हर कीमत पर, हर व्यवस्था में यात्रियों की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए काम करते हैं। अगर कोई किसी का फ़ोन भी आ जाता है, उठा लेता है, तो उस पर 500 पेनाल्टी भी हम ही भरते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं जो वीडियो बना के डाल रहे हैं। अगर वही चालक जो है अगर 10 मिनट के लिए गाड़ी खड़ा कर देगा तो सबको दिक्कत होने लगेगी कि अरे बहुत जल्दी है, हमको लेट हो रहा है, हमारा ट्रेन छूट जाएगा, हमारा प्लेन छूट जाएगा, हमारा बीमार आदमी मर जाएगा। लेकिन अगर वो बेचारा अगर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर रास्ते भर फ़ोन से बात करता है तो उस पर कंप्लेन करिए, उसको निकाल बाहर करा दीजिए। लेकिन अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट के लिए, अगर कोई 2-4 मिनट के लिए फ़ोन आ जाता है परिवार का या कहीं किसी शुभचिंतक का, तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अनुरोध करूँगा मैं ऐसे लोगों से जो शिकायत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भर्ती आई है 1649 लोगों की, ठीक है। इसमें समूह ग और घ की भी भर्ती आई है। एक अयोध्या में भी भर्ती निकली हुई है। अयोध्या में भर्ती 11 तारीख तक उसका डेट है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें 995 लोगों ने भर्ती भी फार्म भी ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन बस इसमें एक ही चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से भर्ती कर रहे हैं और 12,242 रुपया दे रहे हैं, जबकि हमारा वेतनमान ₹1.59 के हिसाब से है। इसीलिए पिछले कई महीनों से जो ड्यूटी कर रहे थे संविदा पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उनका वेतन में कटौती भी हुआ है। वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहा मैं 3000 किलोमीटर चला हूँ तब भी 10,000 रुपया पाया हूँ, कोई कह रहा 5,000 चले हैं तब भी 10,000 रुपया पाए हैं। तो ये सब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है आप लोगों तक कभी पूरी खबर या पूरी जानकारी ना हो, तो वेतन में अगर गड़बड़ी होती है तो आप उसको फिर अपना किलोमीटर नोट करते रहिएगा, जो भी ड्यूटी करने वाले लोग हैं। और ये भी चीज़ सुनने में आ रहा कि नाइट का पैसा नहीं मिल रहा, जबकि ये अधिकार है आपका। अगर आप कहीं हाल्ट करते हैं तो आपको मिलना चाहिए, परिवहन विभाग देता है इस चीज़ को कि आपको नाइट का पैसा मिलता है।
तो 60 रुपया अगर आपको मिलता है तो ये क्यों कंपनी वाले नहीं देंगे? इसके लिए आपको एक बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हो सकता है अगर हम लोगों से सहयोग के माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो जो पुराने चालक प्रचालक हैं आपका सहयोग भी करेंगे। आप एक बार सहयोग मांग के तो देखिए, वहाँ सारे अधिकारियों से बैठ के बात किया जाएगा कि भाई क्यों नहीं मिल रहा है 60 रुपया। मिलना चाहिए, जो हमारा हक है भाई। हम जाते हैं, भोजन पानी करते हैं, रात को रुकते हैं, उसका पैसा भत्ता जो है मिलता है, ये हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। इस पर चर्चा हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। उसमें एक और जो खबर पेपर में जो निकला है, 6 रीजन में 1649 लोगों की भर्ती होगी परिचालक पद पे, ठीक है। उसमें 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, जैसे लखनऊ का दिया हुआ है 288, अलीगढ़ का दिया है 239, गाज़ियाबाद का दिया है 147, मुरादाबाद का सबसे अधिक जो है मुरादाबाद का अभी तक नहीं निकला है। हमको लग रहा है साल भर हो गया हमको वीडियो बनाते बनाते। और ये तमाम अलीगढ़ से तो मुझे इतना फ़ोन आता है, मैं उसका उत्तर देते देते थक जाता हूँ। लेकिन ये है कि वहाँ के लोग देखते हैं वीडियो और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। फिर मुरादाबाद के बाद बढ़ते हैं बरेली में 256 लोगों की भर्ती जो है संविदा पे होगी। फिर नोएडा में अब जब बढ़ेंगे तो नोएडा में 126 लोगों की भर्ती होगी। नोएडा तो हो गया आपका, ठीक है, 126। फिर समूह ग और घ दिया हुआ है, इसमें केंद्र प्रभारी के तौर पर 93 लोगों की भर्ती होगी। मैकेनिक के लिए 240 लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 25, सहायक स्टोर कीपर के लिए 25 पद हैं। फिर दूसरे चरण में भी दिया हुआ है 164 मैकेनिक, फिर 30 मैकेनिक, सहायक स्टोर कीपर पद पे दिया है 25 मैकेनिक, फिर 103 पद परमानेंट किए जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं जो अलग अलग पेपर में अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से दिया हुआ है। हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार की योजनाएं हैं। कारण यह कि जब पूरे विभाग में संविदा पर भर्ती हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मैकेनिक वगैरह ये जो समूह ग और घ वाला है, इसमें मतलब कई लोगों की राय अलग अलग राय है, तो उन राय को भाई बताना आप लोगों तक ज़रूरी है कि तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होता है क्या है। कई लोग कह रहे हैं कि मैकेनिकों की भर्ती और केंद्र प्रभारी की जो भर्ती होगी वो संविदा पे नहीं होगी, उसको रेगुलर किया जाएगा। जबकि हमको जहाँ तक उम्मीद है, हर डिपो में लगभग जितने भी कारखाने में लोग काम करने वाले हैं वो संविदा पे हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हैं। कई बार उन लोगों से हमारी मुलाकात भी होती है, वेतन के लिए बहुत दिक्कत होता है। आए दिन वो शिकायत करते रहते हैं, भैया हम लोग को इतना वेतन नहीं मिलता है कि जो हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था के माध्यम से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कई बार कई लोगों द्वारा शिकायत की जाती है, छोटे छोटे कर्मचारी, क्योंकि जब भाई मिस्त्री सही काम नहीं करेगा, गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, अच्छी व्यवस्था नहीं रहेगी तो संचालन होने में दिक्कत होगा। कारखाने की स्थिति जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया आपको कि अगर जम के बारिश हो जाए तो हर कारखाने में बैठा व्यक्ति भीग जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, सब लोग गाड़ी में छुपना मजबूरी हो जाएगी। तमाम बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी हैं, नई व्यवस्था नहीं है। जबकि लगभग जितने बस अड्डे हैं हमने 50 साल पूरे कर लिए हैं। हमने परिवहन विभाग के 50 साल पूरे कर लिए हैं, बैनर पोस्टर ट्विटर के माध्यम से, अन्य सभी माध्यमों से हमने 50 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन विभागों में क्या कमी है, बस अड्डों पे क्या कमी है, बस अड्डों पे बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं है, पानी ठंडे पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं, यात्रियों को रुकने की कोई व्यवस्था है कि नहीं, रात को चालक प्रचालक को ठहरने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है। तमाम चीज़ें ऐसे हैं जिनकी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं हैं, इसकी जांच नहीं कोई कर रहा है, कोई अधिकारी इस पर देख रेख नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हो सकती है। अगर जम के बारिश हो जाए पूरे कम से कम 2 से 3 दिन, अगर मैं कह रहा हूँ, तो किसी भी डिपो में जाएंगे तो आपको ठेहुना भर, जैसे मतलब कहावत है कि ठेहुना भर पानी डूबल मिली, तो आपकी हालत ऐसी रहेगी कि आप अगर जूता पहन के जाएंगे तो बस में बैठ नहीं पाएंगे। अब बीच में कई सारे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें दिखाया गया था, और मैंने भी 1-2 वीडियो डाला है पीछे, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बस अड्डे की स्थिति ये है कि चारों तरफ से पानी भर जाता है और स्थिति ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये दूसरे चरण में करते हैं, मैकेनिक की भर्ती या केंद्र प्रभारी की भर्ती या इलेक्ट्रीशियन की भर्ती अगर रेगुलर कर देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ एक नई जान, नई व्यवस्था जो है परिवहन विभाग को मिल जाए, लोगों को काम करने में मज़ा आए। और क्योंकि जब वेतन मिलेगा और सही से सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी तो आदमी काम करने में मज़ा आता है, कोई छोड़ के नहीं भागेगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लड़के आए हैं, अभी संविदा में कुछ लोग आए थे गोरखपुर क्षेत्र में, तो उसमें से लगभग 25% लोग फरार हो गए हैं, छोड़ के भाग गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, परिवहन विभाग को छोड़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ रेलवे की तरफ बढ़ते हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस
जो है गोरखपुर से चलने वाली है। बड़ी खुशखबरी की बात है। आज 7 तारीख है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं आए हुए हैं, उद्घाटन भी करेंगे और ये सुबह 6 बजे से चलेगी, 7 बजे लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक जो है ये लखनऊ पहुंच जाएगी। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और ट्रेन का जाने का रूट क्या क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी ट्रेनें जो है गोंडा होके जाती थी और मनिकापुर होते हुए, बाराबंकी होते हुए सीधे लखनऊ पहुंचती थी। लेकिन इसका रूट थोड़ा डायवर्जन किया गया है। मैं चाहूँगा कि अगर जो लोग बस से यात्रा करते हैं और कम समय में लखनऊ पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। वंदे भारत से भी आप यात्रा कर सकते हैं। इसका किराया बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। हम लोग का 680 रुपया AC का भाड़ा है, तो इसमें 700 कुछ रुपया भाड़े हैं। बहुत अंतर नहीं है, 150 रुपये का अंतर है। यही है कि सुबह थोड़ा उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको 4 बजे जग के पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक निवेदन है इसी वीडियो के माध्यम से, अगर देवरिया के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि इसको शेयर करें और इसका कट करके वीडियो अन्य जगहों पर पोस्ट करें। कि मैं चाहूँगा कि वंदे भारत जो गोरखपुर से चल रही है इसकी व्यवस्था देवरिया से की जाए, क्योंकि देवरिया से अगर हमको लगता है कि आए दिन सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग देवरिया से लखनऊ जाते हैं, देवरिया से बनारस जाते हैं दवा कराने के नाम पर, नौकरी के नाम पे, अन्य पढ़ने के नाम पे। तमाम बच्चे बच्चियां और गार्जियन जाते हैं। PGI भाई हमारे यहाँ से दूरी है, मेडिकल कॉलेज की दूरी है, बनारस BHU हम जाना चाहते हैं। तो मैं एक निवेदन करूंगा वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों से चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर भी करें, कई जगहों तक पहुँचाएँ, मंत्री तक पहुँचाएँ, अगर सरकार तक पहुँचा सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मैं चाहूँगा कि देवरिया से वंदे भारत को शुरू किया जाए। एक बार कुछ समय पहले 2-2.5 साल पहले एक वंदे भारत बस चलती थी जो दिल्ली तक यात्रा कराती थी, मैं उसमें काम कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि वंदे भारत जो ट्रेन है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत शानदार व्यवस्था जो है दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। बहुत अच्छा, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, इनको सराहना करनी चाहिए। लेकिन मैं निवेदन भी करूंगा कि अगर इसको देवरिया से कर दिया जाए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले समय में, क्योंकि देवरिया बिहार से जुड़ा हुआ ज़िला है और एकदम सटे हुए बिहार। तो बिहार के लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरसिटी पकड़ने के लिए आते हैं। हम लोग से तमाम मुलाकात होती है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो मैं निवेदन करूँगा अगर देवरिया से शुरुआत किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो अभी मैंने 500 पेनाल्टी वाली बात बताई थी जो चालक की, कि फ़ोन से बात करते करते उसकी कटौती कर दी गई थी, तो देखिए इस क्लिप में दिखाया गया है कि वो फ़ोन से, हमको लग रहा है अगर 2-4 मिनट बात किया होगा तो कटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा समय तक बात कर रहा है, आधे घंटे तक बात कर रहा है, 1 घंटे बात कर रहा है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि भाई जितने यात्री बैठे हैं उनकी जान माल का जो भी व्यवस्था है सब आपके हाथ में है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये लिखा रहता है। आप कभी भी किसी भी बस में जाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आखिरी तक देखेंगे, लेकिन जो आखिरी तक देखेंगे उनसे निवेदन करूंगा कि अगर शेयर सब्सक्राइब और कर लीजिएगा और फिर अपना प्यार मोहब्बत हमारे ऊपर बरसाइएगा। अगर फिर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई मैं वीडियो को नहीं अच्छे से बना पा रहा हूं, तो आपसे सहयोग चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको और सुधारने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।